हेलो बच्चों। बच्चों, हम पढ़ रहे थे अपना चैप्टर इंडियन इकोनॉमी ऑन ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। और पिछले 4 लेक्चर्स के अंदर हमने अपनी सारी डिस्कशन कंप्लीट कर ली है। तो आज का जो वीडियो लेक्चर है हमारा, वो है वन शॉट रिवीजन, जिसमें हम क्विक रिकैप लेंगे पूरे के पूरे इस चैप्टर का। और मैं आपको लास्ट में कुछ इंपॉर्टेंट 1, 3 और 5 मार्कर्स भी क्वेश्चंस आपके साथ डिस्कस करूंगा। तो इस पूरी वीडियो को एंड तक ध्यान से देखना। तो कहानी की शुरुआत होती है बच्चों कॉलोनियल रूल से, जिसमें हमने देखा था कि कॉलोनियलिज्म करके एक कॉन्सेप्ट था, जिसमें ब्रिटिश एक कॉलोनी की तरह हमारे भारत देश को संभालते थे और वो हमारे देश के सारे इकोनॉमिक या सोशल डिसीजंस लिया करते थे। तो इस एक सिस्टम को, जिसमें रूरल कंट्री एक कॉलोनी को कंट्रोल करता है, कहते थे कॉलोनियलिज्म। फिर हमने ये देखा कि किस प्रकार से हमारी इंडियन इकोनॉमी के फीचर्स थे इंडिपेंडेंस से पहले। तो हमने बोला था कि हमारे यहाँ पर एग्रीकल्चर एक मेन सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट था, यानी कि हमारी इकोनॉमी एग्रेरियन इकोनॉमी थी, क्योंकि बहुत सारे लोग डायरेक्टली और इनडायरेक्टली एग्रीकल्चर पर डिपेंडेंट थे। दूसरा हमने देखा था कि हम बहुत ज़्यादा जो क्रॉपिंग करते थे वो सबसिस्टेंस फार्मिंग के फॉर्म में करते थे, यानी कि हम जो भी क्रॉप्स उगाते थे वो अपने डोमेस्टिक कंजम्पशन के लिए उगाते थे, बेचने के लिए नहीं उगाते थे। तीसरा हमने देखा कि पूरी दुनिया के अंदर हम फेमस थे अपने हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री के लिए। और चौथा हमने देखा कि हमारी इकोनॉमी इंडिपेंडेंट थी, सेल्फ रिलायंट थी, यानी कि किसी बाहर वाले देश पर उसको ज़्यादा रिलाई करने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी, और हमें सोने की चिड़िया भी कहा जाता था। देन फिर हमने अपना टॉपिक शुरू करा था एग्रीकल्चर सेक्टर का, जिसमें मैंने आपको बताया था कि एग्रीकल्चर सेक्टर से रिलेटेड क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो इंडियन इकोनॉमी के माने जाते हैं ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। जिसमें सबसे पहला पॉइंट था जमींदारी सिस्टम्स का। जमींदारी सिस्टम यानी कि लैंड टेन्योर सिस्टम, जिसमें कुछ जमींदार इंटरमीडियरी की तरह रोल प्ले करते हैं, जो ब्रिटिशर्स और स्मॉल फार्मर्स के बीच की एक कड़ी होते हैं, जहां पर जमींदार लगान वसूल करते हैं स्मॉल फार्मर्स से और फिक्स डेट को डिपॉजिट कर देते हैं ब्रिटिशर्स को। तो इस तरह के सिस्टम को हमने देखा था, जमींदारी सिस्टम। दूसरा फीचर हमने देखा एग्रीकल्चर में कमर्शलाइजेशन, जिसमें ब्रिटिशर्स फोर्स करते थे फार्मर्स को कि आप ज़्यादा से ज़्यादा कैश क्रॉप्स को उगाएं, सो दैट उस कैश क्रॉप को बेचकर ब्रिटिशर्स को फायदा हो सके। तीसरा पॉइंट हमने यहाँ पर कवर करा था लो प्रोडक्टिविटी, यानी कि एग्रीकल्चर सेक्टर की प्रोडक्टिविटी बहुत कम थी और उसके कुछ कारण थे। कारण नंबर 1 कि हमारी टेक्नोलॉजी बेकार थी, हम इरिगेशन सुविधाओं का अच्छा उपयोग नहीं करते थे, हम बहुत ज़्यादा रेनफॉल पर डिपेंड होते थे। इसके अलावा कोई ज़्यादा इंसेंटिव नहीं था एग्रीकल्चर सेक्टर में इन्वेस्ट करने का, और साथ ही साथ हमारे टेक्नोलॉजिकल लेवल्स भी बहुत पुअर थे। चौथा फैक्टर हमने देखा अनसर्टेनिटी का, यानी कि एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंस थी हमारी रेनफॉल पर, जिस कारणवश हमारी क्रॉप्स कई बार अच्छी भी होती थी और कई बार बेकार भी होती थी। तो ये चारों मेन फीचर्स थे हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर के। फिर हम चैप्टर के अंदर आगे बढ़ते थे इंडस्ट्रियल सेक्टर में। इंडस्ट्रियल सेक्टर में मैंने आपको बताया था कि इसको याद रखने के लिए आप 2 चीज़ें याद रखना। नंबर 1, हमारे हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री को बिल्कुल बुरी तरह ख़त्म कर दिया गया, और नंबर 2, मॉडर्न इंडस्ट्री की ग्रोथ रेट बहुत स्लो थी। तो अगर मैं पहले पार्ट की बात करूं, यानी डीके ऑफ हैंडीक्राफ्ट्स की, उसमें पहला पॉइंट था डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसी, यानी कि ब्रिटिशर्स ने बहुत भेदभाव के हिसाब से टैक्स की पॉलिसी लगा रखी थी। अगर हम अपने हैंडीक्राफ्ट्स को बाहर बेचना चाहते थे तो उस पर बहुत ज़्यादा टैक्स लिया जाता था, जबकि अपने रॉ मटेरियल्स को या अपने फिनिश्ड गुड्स को खरीदने और बेचने पर ब्रिटिशर्स ने कोई टैक्स नहीं लगा रखा था। ये था पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट हमने कवर करा था कि ब्रिटिशर्स अपने मशीन से बने हुए गुड्स को सस्ते दामों पे हमारे भारत देश में बेचा करते थे, जिस वजह से भी हमारी हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री धीरे धीरे खत्म होनी शुरू हो गई। तीसरा फैक्टर हमने देखा था कि लोगों की अपने चेंज और टेस्ट में और प्रेफरेंस में हुए, जिसकी वजह से भी लोगों ने अपने डोमेस्टिक गुड्स को खरीदना कम कर दिया, और ये भी एक कारण था हमारे हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री के डीके होने का। और पॉइंट नंबर 4, हमारे इंडियन हैंडीक्राफ्ट्स को इतना कोई एनकरेजमेंट भी नहीं मिलता था। पुराने ज़माने में जो राजा महाराजा होते थे वो फिर भी इनको प्रोत्साहित करते थे, पर ब्रिटिशर्स ने ऐसा कुछ भी नहीं करा, जिस कारणवश हमारी हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री का डिके हुआ। फिर हमने दूसरे पॉइंट को कवर करा था, यानी कि स्लो ग्रोथ ऑफ मॉडर्न इंडस्ट्री, जिसमें हमने देखा कि हमारी इंडस्ट्रीज की ग्रोथ एक लॉप साइडेड ग्रोथ थी, यानी कुछ सेक्टर्स के अंदर तो इंडस्ट्रियां अच्छी डेवलप हुई, लेकिन बहुत सारे मेजॉरिटी एरिया के अंदर इंडस्ट्रीज की ग्रोथ कुछ खास
नहीं थी। दूसरा पॉइंट हमने देखा कि हमारे देश के अंदर कैपिटल गुड इंडस्ट्रीज की भी बहुत भारी कमी थी, यानी कि ऐसी इंडस्ट्री जिनसे हम मशीनें या टूल्स बनाते हैं, उनकी तादाद बहुत कम हमारे देश में पाई जाती थी। तीसरा हमने पॉइंट यहाँ कवर करा था कि जो ओवरऑल हमारे इंडस्ट्रियल सेक्टर का कंट्रीब्यूशन है टुवर्ड्स जीडीपी, वो बहुत कम था। तो ये भी एक कारण है, ये भी दर्शाता है कि हमारे इंडस्ट्रियल सेक्टर का ग्रोथ रेट कितना कम था। और चौथा मैंने आपको ये भी पॉइंट बताया था कि जो ब्रिटिशर्स थे यानी पब्लिक सेक्टर, उनका रोल इंडस्ट्रियल सेक्टर के अंदर बहुत लिमिटेड था, थोड़ा बहुत बिजली में, थोड़ा बहुत कम्युनिकेशन में, एंड दैट्स इट। तो कुल मिलाकर ये सारे पॉइंट्स थे जो दर्शाते थे हमारा वीक इंडस्ट्रियल सेक्टर। फिर हम बढ़े थे आगे अपने अगले पार्ट में, फॉरेन ट्रेड। फॉरेन ट्रेड बहुत ही सिंपल बात थी, जिसमें मैंने आपको समझाया था कि ब्रिटिशर्स ने हमारे देश को एक्सपोर्टर बना दिया था रॉ मटेरियल्स का और इंपोर्टर बना दिया था फिनिश्ड गुड्स का। तो किस तरह से हम लोग सिर्फ एक्सपोर्ट करते थे ब्रिटिशर्स को अपने रॉ मटेरियल, और उन्हीं के बने हुए फिनिश्ड गुड्स को हमें खरीदना पड़ता था। तो ये तो था पहला पॉइंट। दूसरा इसमें मैंने आपको बताया था कि हमारे जितने भी फॉरेन ट्रेड्स होते थे उन पर मेजरली कंट्रोल ब्रिटिशर्स का ही होता था, और 50% से ज़्यादा जो भी हमारे एक्सपोर्ट होते थे तो वो ब्रिटिशर्स के साथ ही होते थे। फिर 1869 में जब स्विस कैनाल ओपन हुई तो उससे आना जाना और इजी हो गया, जिस वजह से ब्रिटिशर्स ने हमारे ट्रेड को और इजीली कंट्रोल करना शुरू कर दिया। तीसरा पॉइंट, एक स्पेशल पॉइंट मैंने आपको ये बताया था कि जो भी हमारा एक्सपोर्ट सरप्लस या ट्रेड सरप्लस होता था, एक्सपोर्ट सरप्लस का मतलब होता है कि जो भी हम सामान विदेशों में बेचकर पैसा कमाते हैं, उस एक्सपोर्ट सरप्लस को भी ब्रिटिशर्स ने अपने लड़ाई झगड़े के गुड्स खरीदने में, या फिर अपने एडमिनिस्ट्रेशन सर्विसेज में, या फिर अपने किसी पर्सनल सर्विसेज को इंपोर्ट करने में ही यूज कर लिया था, जिससे देश का कोई भी भला नहीं हुआ था। फिर हम आ गए थे डेमोग्राफिक प्रोफाइल पर। डेमोग्राफिक प्रोफाइल का मतलब मैंने आपको बताया था कि जिसमें हम अपने पूरे पॉपुलेशन की करेक्टरिस्टिक को कवर करते हैं। तो यहाँ पर तो अगर आपको याद हो लेक्चर में हमने देखा था कि सारी ही चीज़ें हमारी बेकार थी, लेकिन अगर फिर भी एक बार क्विकली रिकैप लें तो हमने देखा था कि हमारा बर्थ रेट बहुत ज़्यादा था, डेथ रेट बहुत ज़्यादा था, और 1921 में हम स्टेज 1 से पार करके स्टेज 2 में आ गए थे, इसीलिए 1921 को बोलते थे ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड। दूसरा हमने ये भी देखा था कि लिटरेसी रेट हमारा बहुत कम था, महिलाओं का तो सिर्फ 7% था और ओवरऑल 16% था। इसके अलावा इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, यानी कि छोटे छोटे जो बच्चे 1 साल से कम की उम्र के आयु के होते हैं, उनकी मृत्यु भी बहुत ज़्यादा होती थी, 218 पर 1000। हेल्थ फैसिलिटी बहुत ख़राब थी, और लाइफ एक्सपेक्टेंसी भी हमारे देश में बहुत कम थी इंडिपेंडेंस के टाइम पर, जो अभी फ़िलहाल बढ़कर 69 या 70 ईयर्स तक पहुंच चुकी है। पॉवर्टी के लेवल्स भी बहुत हाई थे, यानी कि एक्सटेंसिव पॉवर्टी थी पूरे देश के अंदर, जो एक बुरी इंफॉर्मेशन थी। देन हमने कवर करा था ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर। ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर में मैंने आपको बताया था काम काज, यानी कि पूरे इकोनॉमी के अगर जो 3 इंपॉर्टेंट सेक्टर होते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी, तो उसमें कहाँ पर कितना कामकाज हो रहा था। तो अगर आपको याद हो तो सबसे ज़्यादा बोलबाला था एग्रीकल्चर सेक्टर का, जिसमें अराउंड 72.7% जो जनता थी कामकाजी यानी वर्क फोर्स, वो एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर ही इन्वॉल्व थी। तो हमने देखा था कि ये एक प्रकार से अनबैलेंस्ड ग्रोथ को दर्शाता है, क्योंकि बहुत सारे लोग एग्रीकल्चर सेक्टर में तो इन्वॉल्व थे, पर इंडस्ट्रियल सेक्टर या सर्विस सेक्टर हमारा बहुत ज़्यादा ही पिछड़ा हुआ था। फिर हमने एक छोटा सा पॉइंट कवर करा था इंफ्रास्ट्रक्चर का। इंफ्रास्ट्रक्चर में मैंने आपको बताया था इकोनॉमिक या सोशल, दो प्रकार के इंफ्रास्ट्रक्चर होते हैं। सामाजिक इंफ्रास्ट्रक्चर में आपके स्कूल, हॉस्पिटल्स वगैरह आ जाते हैं, और इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर में आपकी सड़कें, बिजली, रेलवेज, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। तो इसके अंदर अगर हम आपके पॉइंट्स को बताएं तो एक सबसे बड़ा अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर जो हम कह सकते हैं वो था सिर्फ रेलवेज में, और जिसको एक पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन ब्रिटिशर्स का माना भी गया। तो 1850 में जब ये रेलवेज इंट्रोड्यूस हुई इंडिया में, तो वो एक पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन और एक अच्छे इंफ्रास्ट्रक्चर को दर्शाती थी, जिसका फ़ायदा हमें वैसे भी हुआ। पर इसके अलावा अगर हम रोड्स की बात करें तो वो ब्रिटिशर्स ने सिर्फ अपने रॉ मटेरियल्स के मूवमेंट या आर्मी के मूवमेंट के लिए ही बनाई थी, पर्टिकुलरली आम जनता को इन रोड्स का कोई ज़्यादा फ़ायदा नहीं मिला था। इसके अलावा पानी या हवा से जो यातायात के साधन थे, एयर एंड वाटर ट्रांसपोर्ट, वो बहुत ही पुअर थे, यानी कि फार फ्रॉम सेटिस्फैक्ट्री थे। और इसके अलावा अगर हम कम्युनिकेशन की बात करें तो जो टेलीग्राफ्स या पोस्ट ऑफिस भी थे वो बहुत लिमिटेड थे या महंगे थे, तो आम जनता को इनका फ़ायदा भी नहीं मिलता था। और फिर हम लास्ट कवर करते थे
कि ऐसा आखिर ब्रिटिशर्स ने क्या करा कंट्रीब्यूट जिन्हें हम कह सकते हैं कि ये पॉजिटिव चीज़ें थी ब्रिटिशर्स की। तो पॉजिटिव कंट्रीब्यूशंस में आपको मैंने बताया था सबसे पहला रेलवेज का इंट्रोडक्शन। तो जो ब्रिटिशर्स रेलवेज को इंडिया में इंट्रोड्यूस करा उसका फ़ायदा हमें मिला, वो एक तरह से हम कहते थे पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन। दूसरा, उन्होंने जो हमें एग्रीकल्चर का कमर्शलाइजेशन सिखाया, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा कैश क्रॉप्स बनाकर हम बाज़ार में बेचना शुरू कर देते थे, तो इससे हमारे फार्मर्स को भी कुछ फ़ायदा मिला। ये एक पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन था। तीसरा, मैंने आपको बताया था कि किस तरह ब्रिटिशर्स के आने की वजह से हमने बार्टर सिस्टम को छोड़ दिया था और हम मॉनेटरी एक्सचेंज की तरफ बढ़ गए थे, नहीं तो हम आज भी बार्टर सिस्टम में ही लगे रहते। तो ये भी एक पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन था। और चौथा और आखिरी, मैंने आपको बताया था कि ब्रिटिशर्स का जो एडमिनिस्ट्रेशन संभालने का तरीका था वो बहुत इफेक्टिव था। तो जब हम इंडिपेंडेंट हुए तो हमने वही तरीका पूरा एक तरह से अडॉप्ट कर लिया, और ये भी कहीं ना कहीं विरासत में मिला हुआ हमें ब्रिटिशर्स की तरफ से एक पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन था। तो कुल मिला के ये चार हमारे इंपॉर्टेंट पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन थे ब्रिटिशर्स की तरफ से। तो ये पूरा का पूरा फुल रिकैप था हमारे इस चैप्टर का, जो मैंने बहुत ही क्रिस्प फॉर्म में आपके साथ डिस्कस करा। अगर आपको इनकी सारी डिटेल्स अच्छे से जाननी हो तो आप प्रीवियस लेक्चर्स जरूर देखना। अब मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा इसी चैप्टर के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। क्वेश्चंस का आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो जब स्क्रीन पर आएंगे, और चाहो तो आप उनको अपने रजिस्टर में नोट भी कर सकते हो। मैं उनके आंसर्स भी आपके साथ डिस्कस करूंगा। पढ़ते रहना, पढ़ते रहना, पढ़ते रहना। मैं आया हूं बस छोटा सा एक मैसेज लेकर। जरा देखूं तो सही कि बच्चे पूरी वीडियो ध्यान से पढ़ रहे हैं कि नहीं। मुझे नीचे कमेंट करके बताना कि वीडियो के किस मोमेंट पर एग्जैक्टली आप मेरा ये वीडियो मैसेज सुन रहे हो। जरा पता तो चले कि बच्चे पढ़ाई कर भी रहे हैं वीडियो से या नहीं। और हाँ, बिजनेस स्टडीज की अच्छी प्रिपरेशन करने के लिए अंकुर अग्रवाल सर के चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। वहां पर बिजनेस स्टडीज के ऑलरेडी लेक्चर्स स्टार्ट हो चुके हैं। ऑल द बेस्ट। तो इसमें हम डिस्कस करेंगे आपके साथ मेनली रिवर्स ऑर्डर में जो हमारे 5 मार्कर क्वेश्चन हैं वहां से। तो जैसा कि आप देख रहे होंगे अपनी स्क्रीन पर 25 से लेकर 35 तक, तो ये जो 10-11 क्वेश्चन हैं हमारे, इसमें 1 नंबर छोटे, 3 नंबर और 5 नंबर क्वेश्चन हैं। तो हम नीचे से शुरू करेंगे और देखते हैं कि किस क्वेश्चन में क्या लिखना है हमको। तो क्वेश्चन नंबर 35 सबसे पहले कह रहा है, वर देयर एनी पॉजिटिव कॉन्ट्रीब्यूशंस मेड बाय द ब्रिटिश इन इंडिया डिस्कस। अब क्वेश्चन ये कह रहा है कि क्या ब्रिटिशर्स का कोई पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन था इंडिया के अंदर, उसको डिस्कस करो आप। ठीक है, तो जब आप इसका आंसर स्टार्ट करोगे तो आप लिखोगे कि यस, हाँ, आप लिखोगे कि यस, ब्रिटिशर्स का पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन था हमारे इंडिया के अंदर। फिर आप उसके आगे लिखोगे कि फॉलोइंग वर द पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन फ्रॉम ब्रिटिशर्स, कि उनके क्या क्या पॉजिटिव कंट्रीब्यूशंस थे। तो क्या क्या पॉजिटिव कंट्रीब्यूशंस थे, एक बार आप मुझे बताओ जो जो आपको याद हो। हाँ, तो जैसे आप बता सकते हो कि रेलवेज, वेरी गुड, इंट्रोडक्शन ऑफ रेलवेज, यानी कि रेलवेज को इंट्रोड्यूस करा ब्रिटिशर्स ने, तो वो हमारे लिए एक बहुत बड़ा फायदे की बात रही। दूसरा, वेरी गुड, सेल्फ सफिशिएंसी, यानी कि कमर्शलाइजेशन ब्रिटिशर्स ने हमसे फोर्सफुली करवाया, लेकिन उसकी वजह से धीरे धीरे कभी ना कभी हम सेल्फ सफिशिएंट भी हो गए। तीसरा, सही बोला आपने, मॉनेटरी सिस्टम, यानी कि ब्रिटिशर्स जब नहीं थे तो हम बार्टर एक्सचेंज करते थे, गुड्स के बदले गुड्स एक्सचेंज करते थे, पर ब्रिटिशर्स के आने के बाद हमने पेपर करेंसी ले लिया, हमने मॉनेटरी एक्सचेंज को फॉलो करना शुरू कर दिया। इसके बाद इलेक्ट्रिक टेलीग्राफ, या ये भी कह सकते हैं कि रोड्स, तो थोड़ा सा इन चीज़ों पर भी ब्रिटिशर्स ने जो काम करा तो हमारे लिए वो कहीं ना कहीं पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन रहा। और पांचवा, बहुत सही, एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम, कि ब्रिटिशर्स के आने से जो हमें एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम मिला एफिशिएंट, एक तरह से विरासत में, वो भी हमारे लिए एक पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन रहा। तो इस तरह के हम 4 या 5 पॉइंट्स इसमें लिख सकते हैं कुल मिलाकर, तो हमारा 5 नंबर का ये आंसर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, लेकिन इसमें बस आपको पॉइंट्स याद होने चाहिए और सारे पॉइंट्स को मेंशन करना है। फिर है क्वेश्चन नंबर 34, critically appraise some of the shortfalls of industrial policy pursued by the British colonial administration। अब इसका क्या मतलब होता है अप्रेज करने का? अप्रेज करने का मतलब ये होता है कि क्रिटिकली अप्रेज करने का मतलब है कि इवेल्युएट करना है, बताना है आपको, बारीकी से बताना है, जिसको कहते हैं ना कि एनालाइज करना या किसी की कमियां बताना, इस तरह से मतलब हो गया। तो क्रिटिकली अप्रेज करना है सम ऑफ द शॉर्टफॉल्स ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी परस्यूड बाय ब्रिटिश कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेशन। तो देखो, इंडस्ट्रियल सेक्टर से रिलेटेड क्वेश्चन है और हमसे ये पूछ रहा है कि कुछ शॉर्टफॉल बताओ, कुछ कमियां बताओ जो उनके इंडस्ट्रियल पॉलिसी में थी। तो बताओ कोई भी
ऐसे 2 मेन पॉइंट्स या 3 मेन पॉइंट जिनको हम इलैबोरेट करके लिख सकें। वेरी गुड। एक तो था पहला मेन पॉइंट, लैक ऑफ कैपिटल गुड इंडस्ट्री। यानी कि ब्रिटिशर्स की जो पॉलिसी थी उसमें कैपिटल गुड इंडस्ट्री पर कोई फोकस नहीं रखा गया था। तो हमारे देश के अंदर कैपिटल गुड इंडस्ट्री का अभाव था, कमी थी, भारी कमी थी। तो ऐसे गुड्स जब नहीं होंगे कैपिटल गुड्स, तो हमारा प्रोडक्शन बहुत स्लो हो गया था हमारे इकोनॉमी का। तो एक पॉइंट हम ये बोल सकते हैं। वेरी गुड। दूसरा भी सही पॉइंट इंडस्ट्रियल पॉलिसी से रिलेटेड, डिक्लाइन इन हैंडीक्राफ्ट्स या डी इंडस्ट्रियलाइजेशन ऑफ हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री। ब्रिटिशर्स की इंडस्ट्रियल पॉलिसी कुछ इस प्रकार से थी कि उनकी वजह से हमारे जो हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री थी वो एक तरह से ख़त्म हो गई। और हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री ख़त्म होने के भी दो प्रभाव हम लिख सकते हैं, क्योंकि एक्सप्लेनेशन पूरी देनी है, कि एक तो उससे अनएम्प्लॉयमेंट बहुत बढ़ गया और दूसरा उससे हमारा इम्पोर्ट्स पर ज़्यादा एक तरह से डिपेंडेंसी बढ़ गई, क्योंकि फिर हमारे अपने गुड्स हमारे ख़त्म हो गए और हमको फ़ॉरेन से ज़्यादा गुड्स खरीदने पड़ गए। ये पॉइंट लिख सकते हैं। तीसरा, वेरी गुड, ये भी लिख सकते हैं कि लिमिटेड रोल था ब्रिटिशर्स का, यानी कि पब्लिक सेक्टर का बहुत ही कम लिमिटेड जगहों पर ही रोल था। इंडस्ट्रियल सेक्टर के अंदर अगर हम बात करें तो या तो सिर्फ बिजली बनाने में था, पावर जनरेशन में था, या थोड़ा बहुत कम्युनिकेशन में था, या थोड़ा बहुत कह सकते हैं ट्रांसपोर्ट में था। तो ज़्यादा उन्होंने अपने रोल को बढ़ाकर नहीं रखा इंडस्ट्रियल सेक्टर में, बहुत ही लिमिटेड रखा था। ये भी हम इसमें कह सकते हैं। और बिल्कुल से ये पॉइंट भी आप ऐड कर सकते हो कि उनकी पॉलिसी में एक टू फोल्ड स्ट्रेटेजी थी। वो डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसी का इस्तेमाल करते थे, जिसकी वजह से हमारा देश एक तरह से इम्पोर्टर बन चुका था फिनिश्ड गुड्स का और एक्सपोर्टर बन चुका था रॉ मटेरियल्स का। वो ज़्यादा ड्यूटी लगाते थे हमारे हैंडीक्राफ्ट गुड्स पर और ज़ीरो ड्यूटी या ड्यूटी फ्री रखते थे अपने प्रोडक्ट्स पर। तो इस तरह की पॉलिसियों से हम कह सकते हैं कि ये सारी कमियां थी ब्रिटिशर्स के इंडस्ट्रियल पॉलिसी की हमारे इंडस्ट्रियल सेक्टर के अंदर। तो कुल मिलाकर ये सारे आंसर्स के पॉइंट बन जाएंगे। फिर है इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33 भी एक डायरेक्ट क्वेश्चन है। कह रहा है व्हाट आर द मेन कॉजेज ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर स्टैग्नेशन ड्यूरिंग कॉलोनियल पीरियड। अब वो इसमें ये पूछ रहा है कि आप बताओ कि मेन कारण क्या थे जो हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर बहुत स्टेगनेंट था। स्टेगनेंट मतलब रुका हुआ था, ग्रोथ रेट बहुत स्लो थी, उसके कारण बताने हैं आपको। तो एग्रीकल्चर सेक्टर से निकाल के क्या क्या कारण थे जो हमने पढ़े थे। वेरी गुड। पहला था, सबसे पहला मेन कारण था लैंड सेटलमेंट सिस्टम, यानी कि जमींदारी सिस्टम, जिसमें ब्रिटिशर्स ने क्या करा, जमींदारों को राइट्स दे दिया कि आप इस जमीन के मालिक बन जाओ और हमें हर महीने की फिक्स तारीख को अपना एक टैक्स या लगान जमा कर दो। अब जमींदार वो लगान वसूलते थे छोटे छोटे किसानों से और किसानों को वो एक्सप्लॉइट करते थे। अगर सही समय पर जमींदार लगान ना वसूल कर पाए और पैसे दे पाए ब्रिटिशर्स को, तो ब्रिटिशर्स उनसे वो अधिकार छीन लेते थे। तो इस तरह का एक टेनेंट वाला रिलेशन बन गया था जमींदार्स का और फार्मर्स का। तो ये लैंड सेटलमेंट सिस्टम या जमींदारी सिस्टम पहला बड़ा कारण था एग्रीकल्चर में स्टेगनेंसी का। दूसरा, वेरी गुड, दूसरा था, सही पॉइंट बोला आपने, कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। यानी कि ब्रिटिशर्स जो थे वो हमको फोर्स करते थे फार्मर्स को कि कैश क्रॉप्स हम ज़्यादा ग्रो करें, ताकि कैश क्रॉप्स को जब हम ग्रो करके बाजार में बेचेंगे तो ज़्यादा मुनाफे होंगे। अब इस चक्कर में हमने फूड क्रॉप्स को कम बनाना शुरू करा और कहीं ना कहीं इस वजह से फिर हमारे यहाँ बहुत से फेमाइंस होने शुरू हो गए। ये भी एक कारण हम कह सकते हैं हमारे देश के अंदर स्टेगनेंट एग्रीकल्चर सेक्टर का रहा। वेरी गुड, तीसरे पॉइंट भी आपने सही बोले। तीसरे पॉइंट में आपने बोला कि हम टेक्नोलॉजी बहुत पुअर यूज़ करते थे, इरिगेशन की फैसिलिटीज़ अच्छी नहीं थी, इसी वजह से हम कह सकते हैं कि ओवरऑल प्रोडक्टिविटी हमारी बहुत कम थी। यानी ये भी एग्रीकल्चर सेक्टर के स्टेगनेंट होने का एक कारण हम कह सकते हैं। बिल्कुल सही। नेक्स्ट पॉइंट बहुत अच्छा, ये भी सही है, स्कैरिसिटी ऑफ इन्वेस्टमेंट। यानी कि एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर निवेश की कमी थी, इन्वेस्टमेंट की कमी थी, क्योंकि फार्मर्स के पास पैसे नहीं थे, ना उनके पास ऐसा कोई मोटिव था जिसकी वजह से वो इंड्यूस हो जाए कि हमें तो इन्वेस्ट करना है। तो इसीलिए ये सेक्टर जो है हमेशा से पिछड़ा हुआ रहा या स्टेगनेंट रहा। और वेरी गुड, ये पॉइंट भी हम ऐड कर सकते हैं एक एडिशनल पॉइंट के तौर पे कि पार्टीशन का भी थोड़ा सा हम पर एक एडवर्स इफेक्ट पड़ा। यानी कि जो हमारी अच्छी फर्टाइल लैंड थी, ज़मीन थी, वो पाकिस्तान में चली गई, पंजाब वाले एरिया की, और बाद में बांग्लादेश वाले साइड भी चली गई जहाँ पर अच्छा जूट का प्रोडक्शन होता था। तो ये कुल मिलाकर 4-5 पॉइंट्स ऐसे बन गए जो हम कह सकते हैं कि मेन कारण थे हमारे
एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर स्टैग्नेशन के, है ना, बिल्कुल सही। तो देखो ये 5 नंबर के क्वेश्चन है, तो इनमें क्या होता है कि इनमें हमारे हर आंसर में 100 से 150 वर्ड्स ऑलमोस्ट कवर होने चाहिए, यानी कि कुल मिलाकर हर आंसर में 4 पॉइंट्स हों या 5 पॉइंट्स हों और हर पॉइंट की अपनी 3 लाइंस की एक्सप्लेनेशन हो जाए, तो इस तरह से फिर आंसर कंप्लीट बन जाएगा, ठीक है। फिर है उसके बाद 32 में लिखा है डिस्कस अबाउट ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन इकोनॉमी एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस। तो देखो ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर मैंने क्या सिखाया था आपको, काम काज, है ना। तो काम काज से रिलेटेड पूछ रहा है कि बताओ कि भारत के काम काज से रिलेटेड क्या थे इंडियन इकोनॉमी के हालात। वेरी गुड, तो देखो वेरी गुड, तो आपने सबसे पहले सही बताया कि ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर पे पहुंचने के लिए हम कहते हैं कि देखो इकोनॉमी को हम अगर 3 सेक्टर में डिवाइड करें मेनली, तो 3 सेक्टर हो गए, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्शरी सेक्टर। प्राइमरी सेक्टर हो गए जिसमें हम नेचुरल रिसोर्सेज को एक्सट्रैक्ट करते हैं या इस तरह की गतिविधि करते हैं। सेकेंडरी सेक्टर जिसमें हम मैन्युफैक्चरिंग की बात करते हैं, यानी कि कुछ ट्रांसफॉर्म करते हैं। और टर्शरी सेक्टर मतलब जहाँ पर हम सर्विसेज की बात करते हैं, यानी कि कोई सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, है ना। तो इसमें आपको लिखवाया था, या अगर आपको याद हो तो क्या था सबसे ज्यादा प्रीडोमिनेंस, मतलब किसका जोर दबदबा सबसे ज्यादा था। वेरी गुड, 72% जो थी हमारी वर्कफोर्स या हमारा कामकाज वो चलता था प्राइमरी सेक्टर पर, यानी कि एग्रीकल्चर सेक्टर से। उसके बाद नंबर 2 पर था टर्शरी सेक्टर, जिसमें 18% 18% जो थी जनता वर्कफोर्स वाली वो टर्शरी सेक्टर में एंगेज थी। और जो सबसे कम था, सबसे लीस्ट था, 10% वर्कफोर्स जो थी सिर्फ वो ही एंगेज थी हमारे सेकेंडरी सेक्टर में, यानी कि इंडस्ट्रियल सेक्टर में। तो एक चीज तो हमको बिल्कुल सही ये पता चल गई। दूसरा पॉइंट हम ये भी दे सकते हैं इसमें कि और ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर के बारे में अगर हमें डिटेल में बताना हो कि क्या हमने देखा, तो उसमें दूसरा पॉइंट था रीजनल वेरिएशन, रीजनल क्षेत्रीय वेरिएशन, भेदभाव। कुछ स्टेट्स ऐसे थे जहां हमने देखा कि एग्रीकल्चर धीरे धीरे बढ़ रहा है, जहाँ के लोग एग्रीकल्चर की तरफ धीरे धीरे और ज़्यादा इंक्रीज हो रहे हैं, वर्कफोर्स इंक्रीज हो रहा है। लेकिन दूसरी तरफ कुछ स्टेट्स हमने ऐसे भी देखे जहाँ पर एग्रीकल्चर का शेयर धीरे धीरे बल्कि कम हो रहा है, यानी कि रीजनल वेरिएशन। कुछ रीजन्स में एग्रीकल्चर पे दबदबा ज़्यादा था और कुछ रीजन्स में एग्रीकल्चर में जोर कम होना शुरू हो गया और लोग उधर के इंडस्ट्रियल या सर्विस सेक्टर की तरफ शिफ्ट होने शुरू हो गए। बिल्कुल सही, तो ये आपके 2 पॉइंट्स बन जाएंगे, थोड़ी थोड़ी एक्सप्लेनेशन आ जाएगी, तो आपका 3 नंबर का आंसर परफेक्ट बन जाएगा, 50 60 या 80 वर्ड्स तक का। फिर है इसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट वाज द टू फोल्ड मोटिव बिहाइंड द सिस्टमैटिक डी इंडस्ट्रियलाइजेशन अफेक्टेड बाय द ब्रिटिश इन प्री इंडिपेंडेंट इंडिया। तो ये बता सकते हो आप, डायरेक्ट क्वेश्चन है, वैसे कई बार हमने डिस्कस करा है। इसमें सिंपल व्हाट पूछ रहा है, व्हाट का मतलब है क्या, कि ब्रिटिशर्स का क्या था वो टू फोल्ड मोटिव जिसके तहत या जिसकी वजह से उन्होंने हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री को डी इंडस्ट्रियलाइज करा। तो वो 2 मोटिव क्या थे। वेरी गुड, तो एक बिल्कुल सही बताया आपने, परफेक्ट आंसर, कि इंडिया से उन्हें सस्ते सस्ते रॉ मटेरियल्स खरीदने थे। बिल्कुल सही, तो इसीलिए उन्होंने क्या करा, इंडिया से सस्ते रॉ मटेरियल्स अपने देश में ले जाने के लिए ड्यूटी फ्री कर दिया, एक्सपोर्ट, कि हम रॉ मटेरियल जितना भी बेचेंगे वो ड्यूटी फ्री रहेगा, यानी कि टैक्स फ्री रहेगा। तो पहला मोटिव तो उनका ये था कि भारत से रॉ मटेरियल ले जाओ सस्ते दामों पर। और दूसरा मोटिव क्या था, बिल्कुल सही, वेरी गुड, दूसरा मोटिव उनका ये था कि उसी रॉ मटेरियल को यूज करके जो मशीन मेड गुड्स बनाए हैं ब्रिटिशर्स ने, उन मशीन मेड गुड्स को वो वापस से भारत में ही एक्सपोर्ट कर दें, यानी कि भारत को ही बेच दें हायर रेट्स पे। और इसके लिए भी उन्होंने क्या करा, ड्यूटी फ्री इंपोर्ट कर दिया, यानी कि ब्रिटिश गुड्स जो भी भारत में आएगा उसको ड्यूटी फ्री कर दिया, उस पर कोई टैक्स नहीं लगाया, ताकि वो आसानी से अपने गुड्स को यहाँ इंडिया में भी बेच सकें। तो कुल मिलाकर ब्रिटिशर्स की ये थी टू फोल्ड स्ट्रेटेजी, जिसमें उन्होंने भारत से, इंडिया से रॉ मटेरियल सस्ते दामों पर लेना, पहला मोटिव, और अपने फिनिश्ड गुड्स को इंडिया में बेचना, दूसरा मोटिव पूरा कर लिया। और यही मेन आपने पढ़ा भी था कि इसी स्ट्रेटेजी के तहत उन्होंने हैंडीक्राफ्ट्स को क्या करा था, फिर खत्म कर दिया था। तो इसी को बोलते हैं डी इंडस्ट्रियलाइजेशन सिस्टमैटिक। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30, एक्सप्लेन पॉजिटिव इफेक्ट ऑफ इंट्रोडक्शन ऑफ रेलवेज। अब इसमें थोड़ा सा रेलवेज ओरिएंटेड आपको बताना है कि मतलब क्या फायदे आपको लगे
थोड़ा सा एक्सप्लेन करना है तो 2-3 पॉइंट कोई भी निकल जाते हैं अगर, कि क्या फ़ायदे आपको लगे कि रेलवेज़ के इंट्रोडक्शन होने से हमारे यहाँ फ़ायदे हुए। तो ये थोड़ा सा बताओ, हमने डिस्कस कर रखा है। वेरी गुड, बिल्कुल सही। तो देखो, एक तो लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशंस मेंटेन इजीली हो पाए, ज्योग्राफिकल बाउंड्रियां खत्म हो गई, है ना, ज्योग्राफिकल बैरियर्स खत्म हो गए। वेरी गुड। नेशनल इंटीग्रेशन बन इससे ज़्यादा हुआ। भाई मैं पंजाब में रहता हूँ, मेरा दोस्त चेन्नई में रहता है, मुझे उसके यहाँ फेस्टिवल सेलिब्रेट करने जाना है तो बड़ा आसान हो गया जाना। तो इससे देश में एक एकता की भावना जागी, नेशनल इंटीग्रेशन बढ़ा, कोई भी जना कहीं पे भी आसानी से आ जा सकता था, कल्चरल बैरियर्स जो हैं वो ख़त्म हो गए। वेरी गुड, अगला पॉइंट भी सही। हेल्प्स इन कमर्शलाइजेशन, बेचने में, सामान बेचने में बड़ी आसानी हुई। एक जगह से दूसरी जगह अगर रॉ मटेरियल लेके जाना है, एक जगह से दूसरी जगह अगर सामान को बेचने जाना है, तो हम आसानी से लेके जा सकते थे। रेलवेज ने हमारे लिए ये काम भी काफ़ी आसान कर दिया था। बिल्कुल सही। और फॉरेन ट्रेड, बढ़िया पॉइंट। फॉरेन ट्रेड में भी रेलवेज के आने से काफ़ी मदद मिली, क्योंकि बहुत सा सामान जो हम पोर्ट्स तक लेके जाना चाहते थे, तो रेलवे ट्रैक्स जो हैं आसानी तक हमारे सामान को रूरल एरियाज से पोर्ट्स तक ले जाने में भी मदद कर देते थे। तो रेलवेज के इंट्रोडक्शन से हम कह सकते हैं कि हमारे 2-3-4 कुछ पॉजिटिव इम्पैक्ट्स तो ज़रूर पड़े। तो 3 नंबर में हम कोई भी 3 पॉइंट्स इसमें लिख सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है, व्हाट वर द 2 मेन ड्रॉबैक्स द इंडस्ट्रियल सेक्टर ड्यूरिंग कॉलोनियल रूल्स। तो इसमें सीधा सीधा आपसे बस वो 2 पूछ रहा है कि 2 मेन ड्रॉबैक्स बता दो इंडस्ट्रियल सेक्टर के जो कॉलोनियल रूल के अंदर थे। तो वैसे हमने इंडस्ट्रियल सेक्टर पढ़ा भी था, तो कोई भी 2 ड्रॉबैक जो आपको याद हो इंडस्ट्रियल सेक्टर के बारे में, हालांकि अभी पढ़ भी चुके। बिल्कुल सही। तो हम बोल सकते हैं पहला तो देखो वही, एक तो आया लैक ऑफ कैपिटल गुड इंडस्ट्री, हम वो पॉइंट लिख सकते हैं। दूसरा हम बोल सकते हैं या फिर डिक्लाइन इन हैंडीक्राफ्ट्स, हम ये पॉइंट भी लिख सकते हैं। या डी इंडस्ट्रियलाइजेशन है ना, ये लिख सकते हैं। और पॉइंट बनाने हो तो लो ग्रोथ या लो कंट्रीब्यूशन टू जीडीपी, जीडीपी में इसका कंट्रीब्यूशन बहुत कम था। तो उसने 2 पूछे थे तो हम कोई भी 2 इसमें लिख सकते हैं। वैसे अगर इंपॉर्टेंट वाले 2 लिखने हो तो हम डी इंडस्ट्रियलाइजेशन लिख सकते हैं पूरा, और दूसरा हम लिख सकते हैं लैक ऑफ कैपिटल गुड इंडस्ट्री। तो ये 2 मेन ड्रॉबैक्स हम कह सकते हैं कि ये हमारे इंडस्ट्रियल सेक्टर के थे। अब हैं उसके बाद देखो 1 नंबर क्वेश्चंस, छोटे छोटे। तो हो सकता है ये डेटा डायरी में से देखने पड़े, वो वाले क्वेश्चंस हो या कुछ और क्वेश्चंस हो। तो व्हाट वाज द ओवरऑल लिटरेसी रेट, ये हमने लिखा था। ओवरऑल लिटरेसी कितनी थी भारत में इंडिपेंडेंस के टाइम पर? बिल्कुल सही, 16%। और आपको फीमेल वाली भी याद है, क्योंकि वो भी हमने डिस्कस करी है। फीमेल वाली थी सिर्फ 7%, है ना। तो वैसे हमको दोनों पता है, लेकिन वो ओवरऑल पूछ रहा था, तो ओवरऑल है 16%। अच्छा, उसके बाद एक और क्वेश्चन नेक्स्ट है, विच टाइप ऑफ कॉटन टेक्सटाइल हैड इट्स ओरिजिन इन बंगाल। तो ये किसी को है पता? भाई क्वेश्चन तो कुछ भी पूछ सकता है। तो कॉटन टेक्सटाइल के भी बहुत सारे टाइप्स होते हैं, तो बहुत ही ज़्यादा स्पेसिफिक क्वेश्चन है। तो एक बड़ी फेमस होती थी बंगाल में, भाई कॉटन, जैसे डोसा होता है तो डोसा अलग अलग वैरायटी का होता है ना, मसाला डोसा, ओनियन डोसा, रवा डोसा, मैसूर डोसा। तो इसी तरह कॉटन भी अलग अलग प्रकार की होती है। तो एक कॉटन बड़ी फेमस थी बंगाल के अंदर, राइट, उसका नाम याद रखना है, उसका नाम था म्यूसलिन, MUSLIN, म्यूसलिन। तो ये एक कॉटन का प्रकार था जो बंगाल में सबसे ज्यादा कह सकते हैं उसका प्रचलित था, उसका ओरिजिन वहां से हुआ था। फिर एक नेक्स्ट क्वेश्चन देखो पूछ रहा है, व्हेन वाज इंडियाज फर्स्ट ऑफिशियल सेंसस ऑपरेशन अंडरटेकन। मतलब कि जो जनगणना हुई थी भारत की सबसे पहली, वो कब हुई थी? ये हमने लिखा है, सेंसस ऑफिशियल सबसे पहले कब हुआ था। वेरी गुड। तो ये हमने डिस्कस करा है 1881 में। और उसके बाद एवरी 10 ईयर्स पे वो साइकिल चलती रहती है, हर 10 साल में ऑफिशियल सेंसस सरकार करवाती रहती है। सेंसस इसलिए करवाती है ताकि हम अपने पॉपुलेशन की करेक्टरिस्टिक को समझ सकें। तो ये पॉइंट हमने कहाँ पढ़ रखा है? डेमोग्राफी में। तो ये है वो वाला पॉइंट। और इसके बाद देखो एक लास्ट क्वेश्चन 1 नंबर में, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय सब्सिस्टेंस फार्मिंग। सब्सिस्टेंस फार्मिंग का मतलब क्या होता है? तो सब्सिस्टेंस फार्मिंग का मतलब जो है ये निकला है, पता है कहाँ से? ये निकला है कमर्शलाइजेशन वाले उस पॉइंट से। यानी कि कमर्शलाइजेशन में होता था कि ब्रिटिशर्स कहते थे कि आप कैश क्रॉप ज़्यादा बनाओ, कैश क्रॉप से ज़्यादा बनाओ, तो वो होता है कमर्शलाइजेशन। उसी का जब हम उल्टा कर देते हैं, यानी कि जब हम फूड क्रॉप्स ज़्यादा बनाते हैं, यानी कि हम कहते हैं हमें बेचना नहीं है,
हम तो अपने खाने के लिए क्रॉप्स उगाना चाहते हैं, तो उस चीज को बोल देते हैं सबसिस्टेंस फार्मिंग। यानी कि कमर्शलाइजेशन का ऐसा उल्टा कर दो या उल्टा सोच लो, तो उसको बोलते हैं सबसिस्टेंस फार्मिंग। इसका मतलब हम चाहते हैं कि हम क्रॉप्स वो वाली उगाएं जिससे हम अपना भरपेट खाना खा सकें। हमें बेचने के लिए नहीं उगानी है क्रॉप्स, हमें खाने के लिए उगानी है क्रॉप्स। तो इसको बोलते हैं सबसिस्टेंस फार्मिंग। तो देखो ये हैं सारे हमारे क्वेश्चंस जो हमें डिस्कस करने थे, 1 नंबर, 3 नंबर और 5 नंबर के। तो ये था बच्चों आज के हमारे इस लेक्चर में। आई होप आपको पूरा वीडियो लेक्चर अच्छे से समझ आया होगा। मुझे प्लीज कमेंट करके बताना कि आपको इस टॉपिक में कौन कौन सी चीजें आसान लगी या कोई मुश्किल चीज जो आपको इस लेक्चर में लगी, तो वो भी प्लीज मुझे मेंशन करके नीचे जरूर बताना। क्या बच्चों के 5 नंबर कट जाएंगे बोर्ड्स में? किस बात के? मतलब जब ये पढ़ाई के अलावा ब्रेक लेते हैं तो इंस्टाग्राम पर टाइम वेस्ट करते हैं और अभी तक मेरे को फॉलो नहीं करा है। तो ठीक है बच्चों के कटने तो 5 नंबर, क्या होता है। और कल को जब ये पढ़ लिख के अच्छा कॉलेज जाएंगे, अपना प्रोफेशनल सर्कल बढ़ाना होगा, तो लिंक्डइन पर भी अभी मेरे को फॉलो नहीं कर रहे, तो ठीक है इनका सर्कल छोटा रह जाएगा, मुझे क्या है, मोटिवेशन चाहिए हम। हाँ बच्चों को तो मोटिवेशन के लिए मेरे ट्वीट तो फॉलो करते ही होंगे, क्या नहीं करते? तो ठीक है बच्चों की मर्जी, इनके नंबर भी कटेंगे, ना इनको मोटिवेशन मिलेगी, ना इनका प्रोफेशनल सर्कल बड़ा होगा, ठीक है कोई बात नहीं।